मिथिलेश जी, पहले तो आप ये बताइए, सबसे पहला सवाल ये कि इससे फ़ायदा क्या होगा आ, जातीय मतगणना से। और आपकी पार्टी तो इससे बचती रही है, कल पीएम मिल ज़रूर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्टैंड क्या है आपका? हमारी स्पष्ट समझ है कि जनगणना अगर हो तो अमीरी और गरीबी के आधार पर हो। जातीय जनगणना समाज को बांटने की साजिश है। जातीय जनगणना का आधार भारतीय सभ्यता संस्कृति का कभी नहीं रहा है। वैदिक संस्कृति में एक ही परिवार में 4 वर्ण के लोग होते हैं। वर्ण आधारित व्यवस्था थी जो कर्म पे आधारित थी। जातीय जनगणना का हम लोग को तो वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश है पूरे विश्व के लिए। अयम लिया परो वेति गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। तो वहाँ जाति में समाज को बांटने का क्या अर्थ है? अभिषेक जी, साफ तौर पे मिथिलेश जी ने कह दिया कि साहब ये ठीक नहीं है। आप ही की सहयोगी हैं, आप ही की पार्टी के साथ हैं। जब आप ही में दोनों में सामंजस्य नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप, अभिषेक जी? सही जी, मुझे 60 सेकंड का बस समय दे, मैं अपनी पूरी बात को समाप्त। जी देखिए, जातीय जनगणना की मांग हमारी पार्टी, हमारे नेता की तरफ से लंबे समय से उठाई जा रही है। मिथिलेश जी एक बात तो कह रहे हैं, लेकिन 2019-2020 में बिहार के विधानमंडल में सभी दलों ने एक साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था इसके पक्ष। उनकी पार्टी, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सबने किया था। हमारी पार्टी ने इसको उचित फोरम पर उठाया। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू के नेतृत्व में पार्टी के सभी एमपीज ने गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर मेमोरेंडम सौंपा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार से आग्रह भी किया और इसी के बाबत समय मिला है कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन उनसे मिलेगा और अपनी बातों को बड़ी मजबूती से। अभिषेक जी, ये जो बात आप बता रहे हैं, ये बातें तो पता है, ये तो देखिए हमने अभी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। हम भी ये कह रहे हैं कल आप मिलने जा रहे हैं, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा सवाल सिर्फ ये है अभिषेक जी, मिथिलेश जी तो साफ मना कर रहे हैं कि साहब वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया हमारी है, सब हमारे हैं, हर भारतवासी, इसमें जाति क्या होता है भाई? सही जी, सही तो जी। हमारा सवाल ये है कि आप मतभेद तो आप दोनों में हैं। भले ही आरजेडी आपके साथ जा रही है, भले ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपका समर्थन कर दें या वो भी जातीय जनगणना की मांग कर दें। ये सवाल ये है छोटा सा जी। आपने देखिए, आपकी तरफ से ऐसा सवाल उठना एकदम लाजमी है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मिथिलेश जी सम्मानित विधायक है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूँ। लेकिन आप जरा सोचिए कि 2019-20 में पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के सदस्यों ने इस मांग को पारित किया था। वही तो अभिषेक भाई, वही तो समझना चाहते हैं, वही समझना चाहते हैं, वही आपसे समझना चाहते हैं कि भाई आपके विधानसभा में क्या होता है, संसद में क्या होता है, बैठकों में क्या होता है, और यहाँ अगर आप लोग क्या बोलते हैं। तो जो देश की जनता है वो हम कंफ्यूज्ड हो गए, हम कंफ्यूज्ड। मैं यहाँ पर कंफ्यूजन में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 20 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड दीजिए ना। सही जी, मैं सारे कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि मिथिलेश जी को अपने पार्टी आला कमान से एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनके वरिष्ठ मंत्री भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं। आप मानते हैं मिथिलेश जी गलत बोल रहे हैं? आप मानते हैं ये बात? नहीं, मुझे लगता है कि मिथिलेश जी को शायद हो सकता है अरे पार्टी के वरिष्ठ मंत्री किसी डेलीगेशन में शामिल होने जा रहे हैं, जहां जाकर प्रधानमंत्री के सामने वही बात रखनी है जो सब लोग रखेंगे। और मिथिलेश जी की अगर मतभिन्नता होती है आपके प्रतिष्ठित चैनल पर, तो मुझे लगता है कि एक बार उनको अपने आला कमान से बात कर लेनी चाहिए। शक्ति जी, अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। जी अंसारी भाई, स्पष्ट तौर पे वो जो छेड़े गए थे वो सवाल, वो कहीं न कहीं आवाम के बीच में एक सवाल खड़ा है और आज मौजू हो गया है। और इसलिए मौजू हो गया है इस राज्य देश के अंदर में कि जो हालात हैं बेरोजगारी के, जो हालात हैं लाचारी और बेबसी, तो हम एक बार मिथिलेश जी, झा जी थोड़ा सा संयम, झा जी प्लीज थोड़ा सा संयम, बोल लेने दीजिए प्लीज। तो ये जो जातिगत जनगणना इस देश के अंदर में, जहां पर जातिवादी जो हालात है वो मेरे समझ से इन चीजों की दूर करने में सहायक होगा। हम जान पाएंगे कि 51% दिहाड़ी मजदूर किस वर्ग और किस जाति के हैं, कौन लोग हैं जो एक कमरे में रहने पर विवश हैं, कौन लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, लगभग 6 लाख परिवार। तो इन सवालों की चिंता हर को होनी चाहिए। रोजगार बंद हो चुके हैं, सरकारी नौकरियां नहीं है, तो बजट एलोकेशन करने में, इनके उन्नयन के रास्ते अख्तियार करने में जातिगत जनगणना एक ऐसा एक मैकेनिज्म है जिसको हम अवलोकन कर करके सही माने में देश को उन्नयन के रास्ते पर हम ले चल सकते हैं, सहायक होगा। और ये सवाल मौजूद है। एक बार आपका स्टैंड हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पर अभी बताइए क्या है आपका स्टैंड?
देखिए सही जी, पहले जो हम लोग को इस बात को समझना चाहिए, और जो भी लोग यहाँ पर माननीय विधायक जी और बहुत बड़े-बड़े प्रवक्ता बात कर रहे हैं, मिथिलेश झा जी एंड अभिषेक झा जी, उनसे ये बताना पड़ेगा कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण प्रतिनिधि का आधार है या सामाजिक और शैक्षणिक समानता का आधार का विषय है। इसलिए आरक्षण को आप आर्थिक तौर पे इस तरीके से नहीं ला सकते। उसकी आप पहले मूलभूत ढांचे को समझिए। रही बात जो आपके सवाल की लेकिन है, वो तो जाति गरीब जनगणना के सवर्णों को बारे भी में, अब आरक्षण मिल रहा है ना नहीं, डॉक्टर मैं यही वर्मा? बता रहा हूँ, जो जब ढांचे को जब आप इस तरीके से देखते हैं, जब आपका चश्मा का रंग ही अलग हो जाता है, तो आपकी पूरी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% के ऊपर नहीं आएगा, जिसका आप उल्लेख कर रहे थे इंदिरा साहनी वाले पे, लेकिन 10% हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है, और कई राज्यों ने नवी सूची में डाल के इस आरक्षण की कैपिंग को बढ़ाया है। अगर हम किसी देश के बहुत बड़े हिस्से को हम उनको लाभ देना चाहते हैं बिना उनकी गिनती किए, हम कैसे लाभ देंगे और कौन सी योजनाओं में कौन सा बजट देंगे? और एक बहुत मूलभूत सवाल है, ये वो कौन लोग हैं? आप चिन्हित कर लीजिए जो जाति जनगणना से डर रहे हैं। अरे क्या परेशानी है जाति करने से? यहाँ पे जानवरों की गिनती हो रही है, यहाँ पे पक्षियों की गिनती हो रही, बाघों की गिनती हो रही, इंसान की गिनती नहीं कर रहे आप। डॉक्टर खान, 1931 की जनगणना में 52%, अगर मान लीजिए आज 2011 में ये जनगणना जिसकी मांग आप कर रहे हैं होती है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? यहाँ तो सारा जो समीकरण है आरक्षण का, वो नहीं गड़बड़ा जाएगा सर? देखिए, सवाल इस बात का है कि जो आरक्षण अभी तक लागू हुआ है, उसमें कितनी नौकरियों में आरक्षण बैकलॉग भरा जा रहा है? एससी, एसटी, ओबीसी कोई पूरी तरह से भरा नहीं गया है। अब जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर जब ये कह देते हैं कि हमने इतने दलित बनाए, इतने पिछड़े बनाए, इतने अपर कास्ट बनाए, तो फिर वो वसुदेव कुटुंबकम की बात कहाँ समझ में आती है? वो तो सब खत्म हो गई बातें सब। और 2011 में सेंसस हो चुका है इसका, उसको आउट कर देना चाहिए था, तो आउट नहीं हुआ। अब सवाल इस बात का है कि अगर जाति जनगणना नहीं होती है, तो किस आधार पर आरक्षण तो दे रहे हैं आप, लेकिन आरक्षण में जो नौकरियां में बैकलॉग खाली है उसमें पूरा भरा ही नहीं जा रहा है। अभी तक सब खाली पड़े हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने बार बार आग्रह किया है कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो नौकरियों में जगह खाली है उसको भरा जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं भरा जा रहा है? काका कालेलकर आयोग और मंडल आयोग, ये दो जब भी जातीय जनगणना की बात आती है तो ये मस्तिष्क में आते ज़रूर हैं दोनों आयोग। क्या इन आयोग के टाइम पर जातीय जनगणना को इनमें शामिल किया गया था? हमारी इस शंका को दूर कर दीजिए। और दूसरी बात सर ये कि क्या वाकई इससे जो उद्देश्य है कि गरीबी दूर हो, रोज़गार मिले और विकास के पथ पर समाज का हर वर्ग आगे बढ़े, ये संभव हो पाता है, या अगर 2011 में अब होगा तो संभव हो पाएगा सर? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात कर दूं कि काका कालेलकर कमेटी जो थी और उसके बाद जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, वो दोनों कमेटियों के अंदर जो है वो जातीय जनगणना कहीं भी विमर्श में नहीं था। मंडल आयोग ने इसके बारे में चर्चा जरूर की थी कि जातीय जनगणना हो, लेकिन इसका परमिशन उन्हें नहीं मिला था। तो 1931 के जनगणना के आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। दूसरी बात रही कि देखिए, जातियों के आधार पर यदि नीतियां बनाएंगे और आप जाति विहीन समाज का निर्माण कर लेंगे, यह संभव नहीं होगा। जातियां और पुष्ट होकर के जातीय खांचे और जातीय खूंटे और पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। और मुझे लगता है कि भारत के जितने विरोधी तत्व हैं वो यही चाहते हैं कि भारत का समाज जो है वो जातीय खेमों में बंटा रहे।